आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। 10th क्लास में ओम के नियम के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल ही चुकी होगी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं ओम का नियम क्या होता है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में इसके बारे में बताया था, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि चालक के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, कोई भी चालक पदार्थ है हमारे पास, उसके सिरों पर हमने क्या किया, विभवांतर लगाया, ठीक है ना। विभवांतर बैटरी की सहायता से लगाया जाता है, ठीक है। तो विभवांतर लगाने से क्या होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, जब विभवांतर होता है, विभव का अंतर, तभी तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया और विद्युत धारा में विद्युत धारा का मान नोट किया, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि इसमें एक रिलेशन है, एक संबंध है, ठीक है ना। और उन्होंने एक नियम बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम, जो किसके किसके बीच रिलेशन बताता है, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच, ठीक है। अब ओम का नियम क्या कहता है ये देखते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था क्या होता है, कोई भी चालक तार है, उसका यदि लंबाई, ताप, क्षेत्रफल आदि जो भौतिक राशियां हैं ये सब परिवर्तित ना हो, ठीक है ना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप इत्यादि में परिवर्तन ना हो, ठीक है ना, स्थिर रहे, उसका लंबाई नहीं परिवर्तन होना चाहिए, तापमान नहीं परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, इसके सिरों पर यदि हम विभवांतर लगाएं, ठीक है ना, वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे हम धारा का मान, विभवांतर का मान बढ़ाते जाते हैं, धारा का मान भी बढ़ते जाता है। विभवांतर का मान कम करते जाएंगे तो धारा का मान भी कम होते जाएगा, ठीक है। या क्या कह सकते हैं कि विभवांतर अनुक्रमानुपाती है धारा के, ठीक है ना। तो यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, ठीक है, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तो इस नियम के अनुसार V अनुक्रमानुपाती I होता है, ठीक है ना। और कंडीशन क्या है जी, कि उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, किसकी, चालक तार की, ठीक है। यहाँ से देखिए अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू एक नियतांक लेते हैं हम R इंटू I, ठीक है, या V अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है। इस प्रकार से ओम का नियम आ गया हमारे पास, ठीक है, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ मैंने एक चालक तार लिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका लंबाई है एज इट इज़, बदल नहीं रहा है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल, तापमान कुछ नहीं बदल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ क्या कर दिया है, विभवांतर लगाया है। यहाँ मैंने इसको इस प्रकार से काटा है, मतलब वेरी कर रहा है, ये बदल रहा है, ठीक है ना। ये इस प्रकार जो चिन्ह है ये दर्शाता है कि हम विभवांतर के मान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा के मान को हम मिलीमीटर की सहायता से देख रहे हैं, ठीक है ना, नोट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ विभवांतर लगाया चालक तार में 2 वोल्ट में लगाया, तो मान लो धारा यहाँ एम्पियर में प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। ये केवल समझने के लिए बता रही हूँ मैं, एग्जैक्ट ऐसा मान मिलता है ये नहीं बोल रही हूँ। तो 2 वोल्ट विभवांतर लगा रही हूँ तो मुझे मिल रही है 4 एम्पियर धारा। मैंने यहाँ लगाया 3 वोल्ट, ठीक है ना, विभवांतर, तो मुझे मिल रहा है 6 एम्पियर धारा, ठीक है ना। यहाँ देखना एक निश्चित रिलेशन मिलेगा आपको, देखते रहना, ठीक है। 4 वोल्ट जो है मैंने क्या लगाया, विभवांतर, तो यहाँ मुझे मिल रहा है 8 एम्पियर धारा, और मैंने लगाया 5 वोल्ट विभवांतर, तो मुझे यहाँ मिल रहा है 10 एम्पियर धारा,
ठीक है ना। मैं इसको ग्राफ में बना ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ 2 4 6 8 10, ठीक है, या सॉरी इसको 2 3 4 5 6 करना था। यहाँ हो गया 2 4 6 8 और 10, ठीक है। यहाँ 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो जब 2 वोल्ट है तो एम्पियर धारा का मान कितना है, 4 है। तो 2 वोल्ट में 4 एम्पियर धारा, 3 वोल्ट में 6, 4 वोल्ट में 8 और 5 वोल्ट में कितना है, 10 है, ठीक है ना। और यदि हम ग्राफ बनाएं इस प्रकार से तो क्या मिलती है हमको, एक सरल रेखा, ठीक है ना, सरल रेखा मिलती है। तो ओम के नियम में यदि चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो और विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो क्या मिलती है जी, एक सरल रेखा मिलती है हमको। क्या मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है। और ये सरल रेखा की ढाल जो है प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। ये ढाल का मान जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध का मान भी उतना होगा, ठीक है ना। यदि हमको ये ग्राफ दे दिया जाए और प्रतिरोध का मान निकालने बोले तो क्या निकाल सकते हैं प्रतिरोध का मान, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम, मान लो मैं ले रही हूँ 4 और 8 वाला, ठीक है ना। ये मैंने लिया 4 वोल्ट, इस प्रकार से मिला दी, और उसमें धारा का मान कितना है, 8 एम्पियर, ठीक है ना। प्रतिरोध निकालना है मतलब V अपॉन आई करना है। तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। विभवांतर कितना है, 4 है। धारा कितना आया है, 8 आया है। कितना आया, 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो प्रतिरोध कितना आ गया, 1/2 ओम। प्रतिरोध को ओम से प्रदर्शित करते हैं ना, ठीक है। कोई भी पॉइंट यदि हम लें, ठीक है ना, यदि मैं ले ली हूँ 5 10 तो भी देखते हैं कितना आता है V अपॉन आई। तो ये आएगा 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ओम। तो कोई भी पॉइंट यदि हम ले रहे हैं तो उस पर देखते हैं प्रतिरोध क्या आ रहा है, नियत आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ग्राफ की सहायता से हम प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। या यहाँ से ये पता चलता है, हमको ये लग रहा है कि R बराबर V अपॉन आई है, तो विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा, इस प्रकार से लग रहा है। परंतु ये क्या है, गलत है। विभवांतर का मान बढ़ाने से और धारा का मान बढ़ाने से प्रतिरोध के मान में कोई फर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस अनुपात के लिए ये क्या है, R एक नियतांक है, नियत है, ठीक है ना। तो देखो हम किसी भी पॉइंट पर इसलिए जब निकाल रहे हैं अनुपात तो सभी के लिए क्या आ रहा है जी, नियत आ रहा है, एक नियतांक आ रहा है, 1/2 एक निश्चित मान आ रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी आप लोग को एग्ज़ाम में यदि मान लो पूछ दिया जाए कि विभवांतर बढ़ाने से या धारा का मान बढ़ाने घटाने से प्रतिरोध में क्या अंतर होगा, तो कुछ अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके अनुपात के लिए ये क्या है, R एक नियतांक है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मैं आप लोगों को बता दी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, कुछ नोट है इसमें कि ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे अर्धचालक, ठीक है, कुचालक, परावैद्युत पदार्थ, तो उनके लिए ये जो है सत्य नहीं है ओम का नियम। ओम का नियम किसके लिए सत्य है, केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है, ठीक है ना। अब ओम का नियम हमने कह दिया V अनुक्रमानुपाती I, ये कैसे आया, तो व्युत्पत्ति देखते हैं इसका। यहाँ हम जो है अपवाह वेग का जो व्यंजक आया था VD का मान, और अपवाह वेग और विद्युत धारा में जो रिलेशन निकाले थे उसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो माना कि हमारे पास क्या है, एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l। उसी चित्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई चालक है जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l है। उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, ठीक है ना। एकांक आयतन जब देख रहे हैं तो उसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, n है। यदि चालक के सिरों पर विभवांतर
विभवांतर हमने क्या लगाया, वी लगाया, जिससे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो, ठीक है ना, यदि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, आई हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और सूत्र होता है विभवांतर बटे लंबाई। ठीक है ना, क्या होता है एक और सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभवांतर बटे लंबाई। अर्थात इससे ऐसा समझ सकते हैं कि एकांक लंबाई में जितना विभवांतर होता है, ठीक है ना, एकांक लंबाई में जितना विभवांतर होता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का एक और सूत्र हमको पता चल गया, V/L। ठीक है, अब देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, Vd बराबर हम पढ़ चुके हैं, सूत्र क्या होता है हमारे पास, Vd बराबर, तो हमारे पास होता है स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m, और यहाँ ऊपर में इंटू टाउ। इस प्रकार से होता है फॉर्मूला हमारे पास। यहाँ से E का मान रखिए तो Vd बराबर आ जाएगा यहाँ से, तो स्मॉल e का मान क्या है, V/L, तो यहाँ E की जगह मैं V/L रख रही हूँ, और नीचे क्या है m इंटू यहाँ क्या है टाउ। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब धारा का मान हम लोगों ने देखा है, अपवाह वेग और धारा में संबंध में NE इंटू A इंटू Vd, यहाँ Vd का मान पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो Vd का मान पुट करते हैं तो I बराबर हमारे पास आ गया NE इंटू A, E इंटू V/L इंटू M इंटू टाउ। इसी प्रकार से आ गया। इसको थोड़ा सा, सॉरी नहीं दिख रहा था, NEA इंटू Vd। ठीक है ना, NEA Vd का मान हमने पुट कर दिया, क्या है Vd का मान EV/LM इंटू टाउ, EV/LM इंटू टाउ रख दिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम जमा कर लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, तो हम इसमें क्या करते हैं, NE इंटू E स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू A इंटू टाउ अपॉन ML इंटू V। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, V/I निकालना है हमको, तो V और I को पक्षांतर कीजिए और बाकी सबको इस ओर भेज दीजिए। तो ये क्या आएगा हमारे पास, V/I इज इक्वल टू आ जाएगा ML/NE स्क्वेयर इंटू A इंटू टाउ। ठीक है ना, ये जितनी क्वांटिटी है ऊपर में चली जाएगी ml, और बाकी जो बचा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, V/I इज इक्वल टू ML/NE स्क्वेयर A इंटू टाउ। ठीक है ना, अब हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी क्या रहेगी, नियत रहेगी, और चालक तार की लंबाई भी हमने क्या रखा है, नियत रखा है, L लंबाई। बदलेंगे क्या उसको, तार को निकाल रहे हैं क्या, नहीं निकाल रहे हैं। उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन कर रहे हैं क्या, उसको दबा रहे हैं या खींच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं ये सारी राशियाँ क्या है, नियत है। ठीक है ना, यहाँ जो राशि है ये सभी क्या है, नियत है। तो हम इसके बराबर लिख लेते हैं M इंटू L अपॉन NE स्क्वेयर A इंटू टाउ। ठीक है, इसके बराबर हम लिख लेते हैं R, नियतांक, एक नियत, तो V/I इज इक्वल टू हमारे पास आ गया R, या V इज इक्वल टू IR। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, V अनुक्रमानुपाती I। यही क्या है, ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो यहाँ R नियतांक है, नियतांक को हटा दिए तो अनुक्रमानुपाती आ गया। ठीक है ना, तो यही क्या है, ओम का नियम है। यहाँ हम
इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है पूछेगा तो ये इन क्वांटिटीज़ पर निर्भर करेगा, ठीक है, लंबाई पर, चालक तार की क्षेत्रफल पर, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और शांति काल पर, ठीक है ना। प्रतिरोध जो है विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं करता है, इनके अनुपात के लिए ये क्या है जी, एक नियतांक रहता है ना, ये ध्यान रखना, और ये आगे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध, ठीक है। ओमीय प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ठीक है। कोई चालक तार ले लिए हम धातु का, वो उसमें हम विभवांतर लगाए और धारा प्रवाहित किए, नोट किए भाई ओम का नियम का पालन कर रहा है, तो वो कैसा प्रतिरोध हो गया, ओमीय प्रतिरोध। ओम के नियम का जो पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, और ऐसे परिपथ को क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ। क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ, ठीक है ना। और इसमें जब ग्राफ खींचे विभवांतर और धारा के बीच, तो क्या मिलेगा हमको, एक सरल रेखा मिलती है, ठीक है ना, या रैखिक या सरल रेखा मिलती है, ठीक है ना। अनोमीय प्रतिरोध, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। नॉन ओमिक भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अनओमीय प्रतिरोध, ठीक है। और ऐसे परिपथ जो अनओमीय या ओम के नियम का पालन नहीं करते, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। बहुत ही आसान है इसमें, जो ओम के नियम का पालन किया ओमीय प्रतिरोध, और ऐसे परिपथ को ओमीय परिपथ, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको अनओमीय प्रतिरोध, और ऐसे परिपथ को अनओमीय परिपथ कहते हैं। इसमें जब विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचेंगे तो वो क्या मिलेगा, अरैखिक मिलता है कुछ इस प्रकार से, या जैसा भी हो, ठीक है ना, रैखिक नहीं मिलेगा, ठीक है ना, सरल रेखा नहीं मिलेगी। तो ये हो गया ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध। ओम के नियम की सीमाएं देखना है हमको, क्या क्या उसमें लिमिट्स है, कहाँ तक जो है ओम का नियम जो है सीमित रह गया, कहाँ अटक गया ओम का नियम कह सकते हैं, ठीक है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है, पहला तो ये हो गया। ओम का नियम चालकों के रैखिक व्यवहार को समझाया जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो सरल रेखा है यदि मिला हमको तो उसको हम ओम के नियम से समझा सकते हैं, परंतु यदि अरैखिक हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ मिल गया हमको, तो उसको ओम के नियम से हम नहीं समझा सकते भाई, ठीक है। सेकंड है, विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन अरैखिक हो जाता है, ठीक है। कोई चालक तार लेते हैं जो ओम के नियम का पालन करता है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, विभवांतर लेते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो जैसे जैसे हम विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, तो हम देख रहे हैं प्रारंभ में हमको एक सरल रेखा मिल रही है, मतलब ओम के नियम का पालन हो रहा है, ठीक है ना। परंतु जैसे ही हम विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो ये सरल रेखा ना मिलकर हमको क्या मिलती है, इस प्रकार से वक्राकार मिल जाती है रेखा, वक्राकार, या कह सकते हैं अरैखिक रेखा मिल जाती है, ग्राफ जो है अरैखिक हो जाता है। तो इसको ओम के नियम के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, ठीक है ना। इसका कारण क्या है कि हमको वक्राकार रेखा मिल गई, तो इसका कारण है कि लगातार यदि किसी चालक तार में हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसका तापमान बढ़ जाता है, ठीक है ना। और ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था परिवर्तन ना हो तब ओम का नियम पालन कर होता है, ठीक है ना। भौतिक अवस्था परिवर्तन न हो तब जो है ओम का नियम का पालन होगा। और यदि हम लगातार विभवांतर प्रवाहित करते रहें तो वो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ओम के नियम का पालन नहीं करता, और इस प्रकार से हमको वक्राकार या अरैखिक जो है ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है ना। जब प्रैक्टिकल हम करेंगे ओम के नियम का, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चालक तार है उसमें लगातार धारा प्रवाहित नहीं करते, हम क्या करते हैं,
रीडिंग नोट करते हैं, फिर स्विच ऑफ कर देते हैं। एक किट मिलता है हमको, फिर धारा प्रवाहित करते हैं, फिर स्विच ऑफ करते हैं और इस प्रकार से रीडिंग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि क्या होता है, लगातार हम उसमें धारा प्रवाहित नहीं करते तार में। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो क्या हो जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है या गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ओम के नियम की सीमाएं हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ ही गया होगा।